एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। केबीसी नैनो की बुक है ये। इससे आज हम कृषि एवं पशुपालन चैप्टर कंप्लीट करेंगे बिहार का, और अंत में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। इससे पहले मैंने केबीसी नैनो की जो बुक आती है बिहार समग्र, उससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब कंप्लीट करवा दिया है। भारत 2011 की जनगणना, बिहार 2011 की जनगणना, ये सब कंप्लीट हो गया है। आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन भी चल रहे हैं चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लगभग 85% जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। कितनी परसेंट? 85%। राज्य के जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 19% है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 19%। और भारत के जीडीपी में कितना योगदान है? लगभग में 15 से 17% के बीच वेरी करता रहता है। कभी 14% के आसपास जाता है, कभी 17% तक। ओके। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि 80% से अधिक है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56% है। बिहार किसान खाद्यान्न के साथ साथ दलहन, तिलहन, रेशेदार, ईख, फल, सब्जियां आदि का भी उत्पादन करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन सेक्शन हो गया। बिहार की कृषि संरचना। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है। गंगा के उत्तरी, ये अपना बिहार हो गया, ये बीचों बीच गंगा हो गई, इस क्षेत्र में सघनता अधिक है। बिहार राज्य गंगा बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। इस बेसिन क्षेत्र में नदी निर्मित मैदान क्षेत्र है जो कृषि उपयोग के लिए सर्वोत्तम है। कौन सा? खादर, बांगर। याद होगा, हमने मिट्टी पढ़ा है बिहार का ज्योग्राफी में। खादर, बांगर क्या होते हैं? ये जलोढ़ मिट्टी, नदियों के द्वारा लाया गया निक्षेप। तो नया जलोढ़ खादर, पुराना जलोढ़ बांगर। तो ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। भूमि की उर्वरता और प्रचुर भूजल संसाधनों की उपलब्धता के कारण बिहार के किसान अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें उगाने में समर्थ हैं। पश्चिम में बूढ़ी गंडक, पूर्व में कोसी नदी के मध्य विस्तृत उत्तरी मैदान धान की कृषि के लिए आदर्श क्षेत्र है। बूढ़ी गंडक और पूर्व में कोसी नदी के मध्य, बूढ़ी गंडक यहाँ है और कोसी यहाँ है, इसके बीच ये का क्षेत्र है जो यहाँ पानी वाला खापी क्षेत्र है। ये धान के लिए उपयुक्त है। जलवायु विभिन्नता के फलस्वरूप बिहार में ग्रीष्मकालीन, शरदकालीन, शीतकालीन धान की फसलें उगाई जाती है। बिहार में अगहनी धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होती है। अगहन महीना में जो धान कटता है उसी को बोलते हैं। प्रमुख अनाजों दलहनों के अलावा बिहार के किसान तिलहन, रेशेदार फसल, फल फूल सब कुछ, सब्जियां सब कुछ उगाते हैं। कृषि प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये बताओ कि बिहार में ये फसल किस कृषि प्रदेश के तहत आता है या किस जिले में सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। बीपीएससी में इस बार ज़्यादा जाएगा कट ऑफ पिछले साल से। पिछले साल 107 गया था जनरल का, तो इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद है। तो एक एक फैक्ट रट लेना। बिहार में विभिन्न फसलों के उत्पादन क्षेत्र में फसल चक्र के आधार पर निम्न कृषि प्रदेशों को विभाजित किया जा सकता है। चावल, चना, गेहूँ। इस क्षेत्र के अंतर्गत चावल, चना, गेहूं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, नवादा, बक्सर और कैमूर जिले आते हैं। जिसने ज्योग्राफी पढ़ा होगा या जिसने भी बिहार का मैप देखा होगा, उसके दिमाग में एक चित्र बन गया होगा ये पढ़ के कि ये गंगा नदी है, तो ये पूरे क्षेत्र की ये बात कर रहा है। गंगा नदी के दक्षिण में और पश्चिमी भाग, ये पूरा क्षेत्र है ये। चावल, मक्का, चना क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत भागलपुर, जमुई, बांका, शेखपुरा, लखीसराय आदि जिले आते हैं। तो अब फिर से मैप बन गया होगा। ये रहा गंगा नदी, तो ये वाला क्षेत्र हो गया ये चावल, मक्का, चना क्षेत्र। चावल, मक्का, गेहूं क्षेत्र, इस क्षेत्र में घाघरा, गंडक, दोआब, घाघरा और गंडक, दोआब, गंडक और बूढ़ी गंडक का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर जिलों के क्षेत्र आते हैं। उत्तरी बिहार का पश्चिमी भाग, ये वाला। ओके। चावल, गेहूं, अगला है चावल, मक्का, ये सब पढ़ दिया जिला हमने। इसके अलावा है मुजफ्फरपुर जिला। इस क्षेत्र में सब्जी और तंबाकू की खेती भी की जाती है। तंबाकू और सब्जी भी इस क्षेत्र में खूब उपजते। किसमें? चावल, मक्का, गेहूं क्षेत्र में। कौन कौन से जिले आते हैं? ये सब घाघरा और गंडक दोआब के बीच वाला क्षेत्र। गंडक, बूढ़ी गंडक सब एक ही जगह है। ये ऐसे ऐसे ये तीनों समानांतर हैं, इसके बीच का क्षेत्र है ये सारा।
चावल गेहूं गन्ना क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिले आते हैं। इस क्षेत्र में जौ के बदले गेहूं की खेती की जाती है क्योंकि सिंचाई की सुविधा विकसित है। ये कौन कौन सा एरिया हो गया? अगर मैप बनाए हम बिहार का तो ये मैप हो गया, ये गंगा जी हो गई, यहाँ वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र पूर्वी पश्चिमी चंपारण, यहाँ मधुबनी है और यहाँ सीतामढ़ी है। नेपाल से इन सब के सीमा लगते हैं। इस क्षेत्र में जौ के बदले गेहूं की खेती की जाती है। अगला है चावल गेहूं मक्का क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मधेपुर के जिले आते हैं। चावल गेहूं गन्ना क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिले आते हैं। इस क्षेत्र में चावल प्रधान फसल है। चीनी मिलों के बंद हो जाने से गन्ना की खेती प्रभावित हुई है। पहले इस क्षेत्र में बहुत सारे गन्ना की खेती होती थी, लेकिन सारे गन्ना के मिल उत्तरी बिहार के लगभग में बंद कर दिए गए राजनीति के कारण। मुख्य रूप से राजनीति ही कारण था, बाकी कोई कारण नहीं था। अगला है चावल जूट मक्का, इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार एवं अररिया जिले हैं। इस क्षेत्र में चावल के बाद जूट दूसरी फसल है। जूट उत्पादन में बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ओके, तो जूट कौन सा क्षेत्र हो गया? किशनगंज, कटिहार, अररिया जिले, ये सब पानी वाले, बिल्कुल पानी। जूट जहाँ होगा वहाँ पानी होगी, या पानी जहाँ होगा वहीं जूट होगा। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार का भाग और त्रिपुरा, ये सब इलाके वैसे हैं जहाँ जूट का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। फसल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? खरीफ, रबी, जायद। मौसम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। फसल को बोने और काटने के आधार पर 3 में बांटा गया, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल पढ़ते हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में, और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। शुद्ध रूप से मानसूनी फसल। देखो भैया, भारत की जलवायु मानसूनी है, इसलिए भारत में खरीफ फसल सबसे ज़्यादा होता है। खरीफ की फसल के अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि प्रमुख फसलें हैं। यूपीएससी भी पूछता है कितनी ही बार कि निम्न से कौन कौन से खरीफ फसलें हैं, तो बीपीएससी तो पूछ ही सकता है। तो ये फसलें याद रखना, खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं। अगर गांव घर में रहे होगे तो खेती देखी होगी थोड़ी बहुत भी, तो एक याद रहता है कि भाई जून जुलाई में ये पौधे लगाए जाते हैं और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि प्रमुख फसलें हैं। यह फसल राज्य के अधिकांश भागों में उगाई जाती है। बिहार में खरीफ की फसलों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, भदई फसल, अगहनी फसल। इस फसल को दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय अर्थात मई तथा जून महीने में होती है। यह जुलाई अगस्त में तैयार हो जाती है। भदई फसल के अंतर्गत धान, मक्का, जूट आदि की फसलें आती हैं। अगहनी फसल, इस फसल की बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाती है। अगहनी फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, सब्जी आदि की फसलें आती हैं। अगहनी फसल के अंतर्गत धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, रोहतास। इन क्षेत्रों में अगहनी धान होती है। अगहनी धान यानी कि जून जुलाई अगस्त में बोएगा और नवंबर दिसंबर में काटेगा। अगहनी धान बोलते हैं उसको, अगहन महीने में काटा जाता है। अगला है रबी फसल। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, मार्च अप्रैल के महीने में तैयार की जाती है। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि की खेती की जाती है। ओके, जबकि गेहूं प्रमुख फसल है, जबकि गेहूं सबसे प्रमुख रबी की फसल है। जैसे अगर खरीफ की बोले तो सबसे प्रमुख फसल क्या है? धान। ओके, मक्का भी है। मक्का हम लोग नहीं खाते, अमेरिका के लोग मक्का खाते हैं खूब। मक्का वहीं से तो आया भारत में ना। अगला है मध्य बिहार में रबी की प्रमुख फसलें में खेसारी, टाल क्षेत्र में मसूर की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। टाल का जो क्षेत्र होता है जहाँ पानी जमा हो जाता है गंगा किनारे, गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर रबी की उत्पादकता भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जब पूरब से पश्चिम की तरफ हम बढ़ते हैं गंगा के मैदान में, ये गंगा जी हैं, जब हम इधर से इधर जाते हैं तो रबी की फसल की उत्पादकता बढ़ती जाती है। रबी की फसल को वर्षा कई बार नुकसान पहुंचाती है। जब उसको बोया गया है, जब गेहूं लगाया जाता तब अगर बारिश हो जाए तो अच्छा होता है किसान के लिए, क्योंकि गेहूं में पानी नहीं डालना पड़ता। लेकिन काटने से कुछ दिन पहले अगर बारिश हो जाए तो पूरा गेहूं गिर जाती है खेत में, देखा होगा वैसे। जायद फसलें, इसे गर्मा फसल भी कहा जाता है। इस फसल की खेती खरीफ एवं रबी फसल के मध्यवर्ती काल में की जाती है। खरीफ लगाया,
रब्बी लगाए, उसके बीच में थोड़ा सा समय बच गया। तो चूंकि उत्तर भारत का मैदान का जो भूमि है, भारत की जो भूमि है वो इतनी अधिक उपजाऊ है कि इस बीच के 1-1.5 महीने 2 महीने में भी फसल उपज जाती है, तैयार हो जाती है। गर्मा फसल की बुआई अप्रैल माह में की जाती है और जून में काटी जाती है। गर्मा के अंतर्गत धान, प्याज, मक्का, मड़ुआ, सब्जी आदि की फसलें की जाती हैं। मूंग सबसे कम अवधि में तैयार होने वाली गर्मा की फसल है। मूंग सबसे तेजी से तैयार हो जाती है, इसको जायद फसल में आता है ये। ओके, जायद फसल। वैसे सामान्य भाषा में गर्मा फसल भी बोलते हैं। गर्मी होता है ना विशुद्ध रूप से इस समय, जून जुलाई से मानसून शुरू होती है और अप्रैल मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है। ओके, बिहार की मुख्य फसलें। बिहार की कृषि मुख्य रूप से मानसून पर आश्रित है, लेकिन 1970 के बाद सिंचाई सुविधा के विस्तार से कृषि फसलों को काफ़ी विस्तार मिला है। बिहार में बड़े फसलों पर धान की खेती की जाती है, इसके अलावा गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि भी प्रचुर मात्रा में उपजाई जाती है। बिहार में अधिकांश कृषि योग्य भूमि पर खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है और कृषि का स्वरूप मुख्यतः जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी कृषि का क्या मतलब, क्या ये अच्छा होता है? अच्छा इसलिए होता है कि चलो पेट भर गया, लेकिन यहाँ के किसान कभी भी निर्यातक नहीं बन पाते, इसलिए वो गरीबी के कुचक्र में हमेशा फंसे रहते हैं। किसी तरह से खेती से बस अपना जीवन चला सकते हैं, इसको निर्वाह किसी भी कहा जाता है। ओके, जीवनदायिनी अच्छा शब्द लिखा है इन्होंने। चावल, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल ही है, लगभग में पता ही होगा सबको। राज्य के लगभग 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर उपजाई जाती है ये। श्री विधि अपनाने और धान की जलवायु सहिष्णु प्रभेदों का उपयोग करने के कारण हाल के वर्षों में उत्पादकता बढ़ी है। अच्छी विधि से जब हम खेती करते हैं तो उत्पादकता बढ़ी है। चावल उत्पादन में स्थिरता लाने की राह में आने वाली बाधाओं में अचानक आने वाली बाढ़, सूखा, बार बार होने वाले बैक्टीरिया जनित रोग प्रमुख हैं। राज्य में धान के 3 फसलें अगहनी, गर्मा और बोरो के रूप में उगाई जाती हैं। यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में बिहार में कौन कौन सी धान की फसलें किस किस सीजन में उगाई जाती है। तो देखो, अगहनी तो पता ही है, नवंबर दिसंबर के आसपास काटते हैं, और गर्मा जून जुलाई के आसपास काट लेते हैं, और एक बोरो भी है। ओके, बिहार के चावल क्षेत्रों के 80% से अधिक भाग में खास तौर से अगहनी चावल उगाया जाता है। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। यह मुख्यतः गंडक कोसी के दोआब क्षेत्र में होती है। गंडक कोसी कहाँ कहाँ हो गया, अपवाह तंत्र मैंने पढ़ा दिया ज्योग्राफी से, जाकर जरूर देख लेना, उसको सब कुछ समझ में आएगा। ज्योग्राफी पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले देखना विभाजन बिहार का, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सब्जेक्ट से हटके। विभाजन देखना कि विभाजन, भौतिक विभाजन जो बिहार का है, कि बिहार को मैदान, पहाड़, पठार में कैसे बांटा गया है। उसके बाद देखना कि बिहार का जलवायु और मिट्टी, जलवायु और मिट्टी। ओके, जलवायु मिट्टी के बाद देखना अपवाह तंत्र, कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ पर बह रही है। ये सीक्वेंस होता है, नहीं तो ज्योग्राफी में नहीं समझ में आएगा। और जब इतना कुछ समझ लेते हैं ना हम, नदी वगैरह, तो हमें पता चल जाता है वर्षा के कारण जलवायु समझ लेते हैं जब तो, और मिट्टी समझ लेते हैं किस एरिया में किस चीज़ की खेती होती है। मिट्टी के अनुरूप ही खेती होती है। जैसे गंगा या बाकी नदियों के बालू वाला इलाका जो होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन होता है। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा सीक्वेंस में देख लेना। तो ये गंडक और कोसी के दोआब क्षेत्र में होती है। ऐसे पूरे राज्य में लगभग अगहनी धान की खेती होती है। गर्मा धान के अंतर्गत बिहार का 3% क्षेत्र आता है। इसके लिए सिंचाई का साधन का होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये अप्रैल महीने में लगाया जाता है, तो अप्रैल महीने में तो बारिश नहीं होती है ना। इसका उत्पादन पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया आदि जिलों में होता है। बोरो धान की बुआई जनवरी फरवरी में होती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यह फसल बिहार के धान क्षेत्र का 2% से भी कम क्षेत्र में उगाई जाती है। बहुत कम इलाका है ऐसा बिहार का जहां जनवरी फरवरी में धान बोया जाता है। ठीक है, यह फसल बिहार में मुख्यतः पूर्णिया, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में होती है। इसके लिए सिंचाई साधन की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि धान को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। कृषि रोड मैप 2022 के अनुसार 126 लाख टन चावल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट वो हो गया हमारा कि 2022 तक बिहार सरकार को 126 लाख टन कृषि धान का उत्पादन करना है। गेहूँ, धान के बाद गेहूं बिहार की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बलुई दोमट मिट्टी जिसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता हो, गेहूं के लिए आवश्यक होती है। ये मिट्टी याद रखना, बलुई दोमट। नवंबर दिसंबर में बीज बोया जाता है, अप्रैल मार्च में फसल काट लिया जाता है। गेहूं का पता ही है। यह फसल
कुल कृषित भूमि के लगभग 29% भागों में उपजाई जाती है। गेहूं का प्रमुख क्षेत्र सिंचित मैदानी भाग तक सीमित है। पिछले 2 दशकों में बिहार में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। पिछले दशक में गेहूं उत्पादन का मुख्य कारण हरित क्रांति का प्रभाव है, जिसके कारण उच्च कोटि के बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई सुविधा का व्यापक और प्रभावी विकास हुआ। कोई पूछे कि हरित क्रांति क्या है भाई, अगर सिंपल सी भाषा में समझाना तो उसको 3 चीज़ें बोलना। क्या? अच्छी बीजें, उर्वरक खूब सारे और सिंचाई, बोरिंग। अच्छी बीज, उर्वरक और सिंचाई, इस 3 के कारण गेहूं का फसल बूम हुआ था भारत में, और इसका अब कुचक्र भी, कुप्रभाव भी भारत झेल रहा है। रासायनिक बीज के कारण, रासायनिक उर्वरक के कारण भारत की बहुत सारी भूमि अनुपजाऊ हो गई। सिंचाई अत्यधिक के कारण, मृदा भौम जल का दोहन होने के कारण बहुत सारे भाग में पानी की कमी हो गई है। पंजाब का इलाका देख सकते, उदाहरण बागमती नदी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, बेगूसराय जिले के क्षेत्र एवं दियार क्षेत्र उत्तरी बिहार के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से? बागमती नदी के दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, बागमती नदी दरभंगा से होकर बहती है, ओके, तो देख लेना कहाँ कहाँ से आ रही है। बेगूसराय जिले के क्षेत्र, दियार क्षेत्र उत्तरी बिहार के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पटना, नालंदा, गया, मुंगेर एवं भागलपुर तथा दक्षिणी बिहार के जिलों में जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, गेहूं की खेती की जाती है। ओके, प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? एक थोड़ा सा इसको वो रखना, माइंड में रखना कि हाँ ठीक है भाई, ये इलाके हैं, डायरेक्ट रटना नहीं है। रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। उत्पादकता की दृष्टि से बेगूसराय का स्थान प्रथम है, यही पूछ लेगा। गेहूं उत्पादन में सबसे प्रमुख जिला कौन सा? तो बेगूसराय। बेगू और गेहूं, ऐसे कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। न्यूनतम उत्पादक गया जिले में की जाती है। कहाँ न्यूनतम गया, गेहूं गया, और गेहूं बेगूसराय, दोनों में गौ है, ठीक है, बेगूसराय और गया। बिहार सरकार ने 2022 तक 74 लाख टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तरह तरह के ट्रिक बनाने पड़ते हैं याद करने के लिए, सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता। मक्का, यह राज्य में धान और गेहूं के बाद सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। धान और गेहूं के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल? तो मक्का। पिछले साल ही इससे क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने, जाकर देखना। बिहार की बालसुंदरी मिट्टी मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम है। बालसुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है मैं नहीं बताऊंगा, मैंने मिट्टी पढ़ा दिया है, जाके देखना। जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर से अक्टूबर तक काट ली जाती है। महीने याद रखना, यूपीएससी भी पूछता है कितनी बार। मक्का के प्रमुख क्षेत्र गंगा के तटवर्ती भागों में केंद्रित हैं। गंगा के तटवर्ती, जिसमें अब कौन कौन से जिले आएंगे गंगा के तटवर्ती में? सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, दक्षिणी सहरसा, उत्तरी मुंगेर, भागलपुर जिले सम्मिलित हैं। अगर बालसुंदरी मिट्टी पढ़ा होगा तो एक पतली सी परत गुजरती है ऐसे, वो इन्हीं सभी इलाकों से गुजरती है। ओके, तो ये है मक्का उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। बेगूसराय को बिहार में मक्का का घर कहा जाता है। बेगूसराय 2 फसलों के लिए, किसके किसके लिए? गेहूं और मक्का, ठीक है। यहाँ कुल बोए गए क्षेत्र का 40 से 50% भाग को मक्का की खेती की जाती है। बेगूसराय के अगर पूरा 100 मान लो 100 खेत में है तो वहाँ 50 खेतों में मक्का की खेती की जाती है। उपजाऊ क्षेत्र है। प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया एवं खगड़िया हैं। उत्पादकता की दृष्टि से सुपौल प्रथम स्थान पर, जबकि बक्सर अंतिम स्थान पर है। मक्का का उत्पादन प्रतिशत के क्षेत्र में देखें तो बेगूसराय में सर्वाधिक है, लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से सुपौल पहले पर है। ओके, उत्तरी बिहार का। और अंतिम स्थान पर बक्सर मक्का के लिए। गेहूं के लिए कौन सा था? बेगूसराय पहले स्थान पर, बेगू और गया दोनों में आ रहा है, गौ और गेहूं के लिए। और इसमें पहले स्थान पर सुपौल, अंतिम पर बक्सर। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए मुझे भी, आप लोगों को भी। बिहार सरकार ने 2022 तक 90 लाख टन मक्का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2022 तक कितना? 90 लाख टन। मक्का का प्रमुख उत्पादक विश्व में कौन सा देश है? यूएसए। वहाँ के लोग मक्का बहुत खाते हैं।
जहां गेहूं की अच्छी फसल की संभावना नहीं होती वहां जौ की खेती की जाती है। असिंचित कृषि क्षेत्र में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जौ उत्पादन में पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण बिहार में अग्रणी है। जौ उत्पादन में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण बिहार में अग्रणी है। इसके अलावा गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर में भी जौ की खेती होती है। जौ पहला फसल है जिसको भारत में उपजाया था। ऋग्वेद में भी जिसका जिक्र आता है। रागी या मंडुआ यह मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। मोटा अनाज होता है, बहुत फायदेमंद। बिहार रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। बिहार में रागी सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। राज्य के दरभंगा जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। मैदानी भागों में दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण, गया जिला भी इसके महत्वपूर्ण उत्पादक जिलों में है। मैदानी भागों में कौन कौन सा? दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण और गया जिला है। और बिहार सर्वप्रथम है रागी मड़ुआ उपजाने में, उसमें भी दरभंगा, मैदानी भागों में दरभंगा का नाम आता है। ज्वार, मोटे अनाजों में ज्वार बिहार की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। बिहार में ज्वार का उत्पादन गरीबों के लिए खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारे के रूप में किया जाता है। ज्वार का पशुओं के लिए चारे के रूप में भी, कुछ लोग जो गरीब लोग होते हैं वो भी खाते हैं। यह फसल साधारण उपजाऊ मिट्टी एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा की जाती है। बिहार के भोजपुर, रोहतास जिलों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि चंपारण और मुंगेर में इसके महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। वैसे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भोजपुर और रोहतास में, उत्पादन चंपारण और मुंगेर में भी होता है। बिहार की प्रमुख फसलें, संबंधित जिले, ये लिस्ट है। अगर किसी को PDF चाहिए हो इसका तो मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक दे दिया करता हूँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह। चावल कहाँ कहाँ मिलता है? रोहतास, पैदा कहाँ होती है मतलब रोहतास, चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, मधुबनी, सहरसा और कटिहार। मतलब कि कभी ये नहीं पूछेगा कि चावल कहाँ पैदा होती है, क्योंकि लगभग पूरे बिहार में ही होती है। गेहूँ, रोहतास, चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, मुंगेर, भागलपुर आदि। ओके। मक्का, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सारण और भागलपुर। जौ एवं ज्वार, चंपारण, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, मुंगेर आदि। सरसों का उत्पादन 3 जिलों में, पूर्णिया, तिरहुत और पटना। तिरहुत प्रमंडल है भाई, इसका नाम क्यों दे दिया इन्होंने? तिरहुत में मुजफ्फरपुर का इलाका मेन मुख्य रूप से मान लो, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी ये सब आता है। प्रमंडल पढ़ा होगा तुमने तो। तिल, गया, तीसी, पटना, तिरहुत, भागलपुर। अरहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और गया। चना, पटना, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर और मुंगेर आदि। मसूर, पटना, गया, चंपारण में होता है। आगे चलते हैं, दलहनी फसलों पर आते हैं। अभी बिहार में चना, अरहर, मसूर, खेसारी, उड़द, कुल्थी, मटर, मूंग, बोदी इत्यादि दलहनी फसलें उपजाई जाती हैं। सारे ही दाल आ गए लगभग में। कौन सा नहीं आया? कौन सा नहीं आया? सोयाबीन। ओके, और भी कुछ दालें नहीं आई हैं। चलो, इन फसलों को रबी या खरीफ के साथ मिश्रित फसलों के रूप में भी उपजाया जाता है। मिश्रित फसल यानी कि 2 फसल एक साथ लगा लिए हमने। गंगा के दक्षिण में मगध, पटना प्रमंडल के सभी जिले, मुंगेर तथा भागलपुर दलहन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रमुख दलहनी फसल निम्न है। चना, बिहार में दलहनी फसलों में चना का मुख्य स्थान है। गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में भोजपुर, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, गया, पटना, नालंदा, मुंगेर एवं भागलपुर जिले चने के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। मुंगेर एवं पटना जिलों में बरहिया, मोकामा, टाल का क्षेत्र जो है वो चना उत्पादन के लिए विख्यात है। बरहिया और मोकामा का जो टाल क्षेत्र है, सब मैंने पढ़ाया है ज्योग्राफी में। टाल क्या होता है? अरहर, यह दलहन की प्रमुख फसल है। इसके उत्पादन के लिए साधारण किस्म की कम उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम पानी चाहिए इसको, पहली बात तो अरहर को उपजाने के लिए। इसलिए देखा होगा खेतों की मेड़ पर लगाते हैं अरहर। बिहार के लगभग सभी जिलों में थोड़ी बहुत मात्रा में अरहर का उत्पादन होता है, परंतु सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और गया इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। सारण, दरभंगा और ये सब। पिछले कुछ वर्षों में इसके उत्पादन में गिरावट देखी गई है। खेसारी, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार की प्रमुख दलहनी फसल है।
साधारणतः यह मिश्रित फसल के रूप में उपजाई जाती है। इसके दाल पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसके सेवन से गठिया आदि हड्डी रोगों के उत्पन्न हो सकते हैं। खेसारी का दाल नुकसानदेह होता है। अब इसकी खेती सीमित क्षेत्रों में ही की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले पटना, गया, रोहतास और भोजपुर। मूंग की खेती मैदानी बिहार में की प्रमुखता है। इसे गेहूं काटने के बाद बोया जाता है और धान की बुआई से पहले काट लिया जाता है। मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया प्रमुख उत्पादक जिले हैं। मसूर बिहार की प्रमुख दलहनी फसल है। इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है। मसूर का सर्वाधिक उत्पादन पटना जिले में होता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक जिलों में नालंदा, गया, जहानाबाद, मुंगेर, औरंगाबाद आदि हैं। अन्य दलहनी फसलों में उड़द, कुल्थी प्रमुख हैं। दोनों ही भदई फसल हैं। प्रमुख रूप से इनकी खेती भागलपुर, कटिहार जिलों में की जाती है। मसूर की तिलहनी फसलें। बिहार में तिलहन खाद्य फसल होते हुए भी व्यापारिक महत्व की फसल है। तिलहन इसके अंतर्गत तीसी, राई, सरसों, तिल, सरगुज्जा आदि फसलें हैं। इसके अतिरिक्त रेडी या अरंडी भी तिलहन की समुदाय की खाद्य फसल है, जिसको खाया नहीं जाता। अरंडी खाया नहीं जाता इसका तेल, जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तिलहनी फसलों में सरसों एवं राई का प्रमुख स्थान है। किसका स्थान है तिलहनी में? सरसों और राई। ओके। इसके बाद तीसी, अलसी का स्थान आता है, जिसको अलसी भी बोलते हैं या तीसी सामान्य भाषा में बिहार में बोला जाता है। राई एवं सरसों। बिहार में उत्पादित तिलहनी फसलों में राई तथा सरसों का मुख्य स्थान है। इसका उपयोग खाद्य तेल के रूप में किया जाता है। यह फसल पूरे राज्य में थोड़ी बहुत मात्रा में उपजाई जाती है, लेकिन मैदानी भाग में इसकी उपज सबसे ज़्यादा है। पटना एवं तिरहुत प्रमंडल के समरी क्षेत्र में राज्य की 75% सरसों उपजाई जाती है। तिरहुत प्रमंडल दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए। मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक कलर मैप इसका साझा किया था, देख लेना उसको प्रमंडल के हिसाब से। तिल, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के अलावा तेल एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में भी किया जाता है। तिल का बिहार में इसका सर्वाधिक उपयोग तिलकुट उत्पादन में किया जाता है। तिल के लिए साधारण उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है, जो बिना खाद के भी उगाया जाता है। बिहार में काला व सफ़ेद दोनों प्रकार के तिल उगाए जाते हैं। बिहार में गया, पूर्वी चंपारण, बक्सर जिलों में तिल उत्पादित होता है। तीसी या अलसी। तीसी अर्थात अलसी गहरी नमी युक्त भारी चिकनी मृदा में उत्पादित होती है। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र गंगा का मैदानी भाग है। बिहार में तीसी का उत्पादन पटना, तिरहुत और भागलपुर मंडलों में होता है। तीसी के सर्वाधिक उत्पादन जिलों में सारण और गया प्रमुख हैं। कौन कौन सा तीसी के लिए? सारण और गया ये प्रमुख हैं। रेंडी या अरंडी भी इसको बोला जाता है। अरंडी भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। रेंडी का प्रयोग जलाने, साबुन उद्योग, चिकनाहट के लिए होता है। बिहार में अरंडी का उत्पादन सामान्य रूप से सभी जिलों में होता है। खेत के किनारे रेंडी के पौधे लगा दिए जाते हैं। इसकी खेती कम उपजाऊ भूमि, ऊंची नीची भूमि में भी हो जाती है। अब कहाँ कहाँ पर वो रेंडी का उत्पादन होता है? बिहार में भागलपुर, मुंगेर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण जिलों में इसकी खेती विस्तृत रूप से की जाती है। नगदी फसल, पहले पूछना किसी से, नगदी फसल किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग बता नहीं पाएंगे। ऐसे फसल है नहीं ये। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। कुछ लोग बोलेंगे पता है क्या कि इस फसल को बेचने पर पैसे मिलते हैं, तो किसी को भी बेचने पर पैसे मिल सकते हैं। ऐसे फसल थे जिनमें इन दोनों समय में, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में, टैक्स सिर्फ नगद के रूप में लिया जाता था। इसीलिए कुछ फसलों का नाम नकदी फसल हो गया। नकदी या नगदी, नकदी भी बोलते हैं लोग और नगदी भी बोलते हैं। ओके। कौन कौन से फसलें आती हैं इनमें देखेंगे। गन्ना उत्पादन के लिए गन्ना हो गया। कपास बिहार में नहीं होता है, लेकिन कपास और भी कुछ फसलें आती हैं। और 26 डिग्री तापमान, अच्छी जलोढ़ मिट्टी, अधिक वर्षा और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था वाले क्षेत्र होते हैं ये। गन्ना उत्पादन बिहार का देश में प्रमुख स्थान है। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर, पटना, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा के इलाकों में होता है। बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती की जाती है। अगला है मेस्ता। रेशेदार फसलों में जूट के पश्चात सनई और मेस्ता प्रमुख फसलें हैं। जूट भी एक नगदी फसल है। मेस्ता के उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं: अत्यधिक वर्षा, उपजाऊ मृदा और उच्च तापमान।
कौन कौन सा यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन वैसे पूछता है कि इसके उत्पादन के लिए निम्न में से कौन कौन सा चीज़ होना चाहिए। अत्यधिक वर्षा, उपजाऊ मृदा, उच्च तापमान। बिहार में मेस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं पूर्णिया, सहरसा, चंपारण, सारण, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया। अगला है मिर्च। बिहार में मिर्च प्रमुख उत्पादक हैं पटना, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण। ओके, अगला चलते हैं मखाना। मखाना बिहार पता ही है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ये। मखाना की खेती बिहार देश का प्रथम मखाना की खेती में बिहार देश का प्रथम राज्य है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं हम इसका। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज और सुपौल है। बिहार का मिथिलांचल मखान के लिए प्रसिद्ध है। मिथिलांचल को किस किस चीज़ के लिए? माछ, मछली, पान, मखान, ये तीन उसकी पहचान मानी जाती है। मखान, ठीक है, माछ, पान, मखान। तो मिथिलांचल का मखान के लिए प्रसिद्ध हो गया। ओके, मैथिली भाषी क्षेत्र। फल, बिहार में आम, लीची, केला, चीकू, अमरूद, पपीता आदि कृषि व्यापक रूप से की जाती है। केला के लिए कौन सा जगह हो गया? हाजीपुर। लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर का पहला स्थान है। बिहार में कुल फलों के उत्पादन में सर्वाधिक 36% हिस्सा केला का है। बीपीएससी यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है। लीची में भी बिहार प्रमुख उत्पादक है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, लेकिन बिहार का 36% फसल जो है फल का वो सिर्फ केला होता है। ओके, तो बीपीएससी में अगर क्वेश्चन देगा बिहार में निम्न से किन किन फसलों की प्रमुख रूप से उत्पादन की जाती है, केला, लीची, ये सब, तो ई ऑप्शन मारना पड़ेगा। केला और लीची दोनों है, और अगर लीची नहीं रहेगा ऑप्शन में तो केला का चुनेंगे हम। चाय, बिहार के किशनगंज जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। ओके, इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र पूर्णिया, अररिया और कटिहार के क्षेत्र है। जूट, जूट के उत्पादन बिहार का देश में प्रमुख स्थान है। किस किस चीज़ के उत्पादन हम प्रमुख स्थान पर आए हैं अभी तक देख लेना। एक तो आए हैं अभी अभी हम मखाने की खेती में, एक जूट में आए, एक इससे ऊपर एक जगह और आए थे हम। देश में प्रमुख स्थान है। इसकी खेती जलोढ़ मिट्टी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। जलोढ़ मिट्टी और अधिक वर्षा। बिहार का पूर्णिया जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ से बिहार के कुल जूट उत्पादन का 70% भाग प्राप्त होता है। 70% अकेले पूर्णिया में उत्पादन होता है। इससे संबंधित उद्योग धंधे भी विकसित हुए हैं बिहार के अन्य क्षेत्रों में। इसका प्रयोग पैकेजिंग का सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि के निर्माण में होता है। इसके अंतर्गत अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये उत्पादक क्षेत्र हैं। जूट से संबंधित एक और करंट अफेयर बताता हूँ। बिहार सरकार ने बोला है कि 100% खाद्यान्न की पैकेजिंग अब सिर्फ जूट के बोरी में होगी, जूट की बोरी में होगी। इससे क्या होगा? जूट का डिमांड बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है, चीनी के लिए छूट दिया गया है, क्योंकि चीनी जूट की बोरी में कितनी बार ख़राब हो जाती है। तो चीनी में 20% चीनी की पैकेजिंग की जाएगी अनिवार्य रूप से जूट की बोरी में। बाकी 80% का उत्पादन प्लास्टिक की बोरी में हो सकता है। एक तो प्लास्टिक से हमें निजात दिलाएगा जूट, और दूसरा किसानों की आय भी बढ़ाएगा। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगला है तंबाकू। तंबाकू उत्पादन भारत सरकार ने ऐसा बोला है, वैसे ये 80-20 वाला भारत सरकार का, बिहार सरकार का नहीं, भारत सरकार ने ये नियम बनाया है। तंबाकू उत्पादन बिहार का देश में प्रमुख स्थान है। हम तंबाकू उत्पादन में प्रमुख स्थान में हैं। इसकी खेती गंडक नदी के राज्य के पूर्वी सीमा तक प्रमुख रूप से की जाती है। समस्तीपुर से लेकर पूर्वी सीमा ऊपर चले जाओ गोपालगंज तक, तो यहाँ पर तंबाकू की खेती मुख्य रूप से की जाती है। बिहार के लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, ये सब, और भी बाकी क्षेत्र हैं। इन सब इलाकों में खूब सारी की जाती है। देश में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में होता है? AP, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। भारत सरकार का जो तंबाकू बोर्ड है वो भी यहीं है, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। अगला है प्रमुख नकदी फसलें एवं संबंधित जिले। गन्ना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, चंपारण ब्रदर्स आ गए, सारण, सिवान, गोपालगंज, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, पटना, मुंगेर, सारे ही जगह होता है गन्ना का उत्पादन। तो जूट जलोढ़ मिट्टी, पहली बात तो याद रखना, ये सब फैक्ट्स थोड़े से याद रखना। जलोढ़ मिट्टी और उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा, पानी की अधिकता। तो पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर।
तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और पूर्णिया। आ गया ना समस्तीपुर, मुंगेर और पूर्णिया। देश में फल फूल एवं सब्जी के उत्पादन बिहार का स्थान देख लेते हैं अब ये। लीची में पहला, भिंडी में दूसरा, फूल गोभी में दूसरा स्थान पर है। बिहार में सबसे सस्ती फूल गोभी मिलती है। लीची, भिंडी, फूल गोभी में हमने देखा लीची में पहला है, बाकी दोनों में दूसरे स्थान पर। सूरजमुखी में चौथा, आम में 5वां स्थान है, बैगन में चौथा स्थान है अपना। ओके, बैगन में चौथा स्थान है, लिट्टी चोखा वाला बैगन। फसल एवं उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन बागमती के कछारी क्षेत्र में किया जाता है। अब यहाँ से हो गया तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको याद रखना। मक्का का अधिकांश उत्पादन गंगा के उत्तरवर्ती भागों में होता है, गंगा के उत्तरवर्ती भागों में। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन शाहबाद क्षेत्र में, नीचे वाला। गन्ना उत्पादन में अग्रणी गंडक और कोसी के मध्य का मैदानी भाग। अपवाह तंत्र पहले पढ़ लेना तो ये भी समझ में आ जाएगा। सर्वाधिक जूट उत्पादन, एक ही जिला, जूट जब से आए तो सर्वाधिक में तो पूर्णिया। इससे संबंधित सबसे ज्यादा उद्योग कहां पर हैं? दरभंगा जिला में, जूट से संबंधित। सर्वाधिक मसूर उत्पादन पटना में। सरसों का सबसे अधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर में पूर्णिया में। ओके, फसल उत्पादन ये आंकड़ा दिया है 1000 टन में। अब इसको हमें नहीं याद रखना, बस ये याद रखना कि जिला कौन सा आता है पहले नंबर पर। ओके, ये है उच्च उत्पादन 1000 टन, निम्न उत्पादन 1000 टन, उत्पादन की ग्रा हेक्टेयर के हिसाब से। चावल में रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर। उसके बाद से ये इतने 1000 टन का उत्पादन करता है। निम्न उत्पादन में चावल में बेगूसराय, खगड़िया और शिवहर। बेगूसराय 2 चीज़ों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था, गेहूं और मक्का, याद है, अभी हमने पढ़ा था। और प्रति किलोग्राम हेक्टेयर के क्षेत्र के से देखें तो रोहतास और मधुबनी का पहला स्थान आता है। पहला रोहतास सबसे उच्च में और निम्न में मधुबनी। यानी कि 1 हेक्टेयर में अगर किलोग्राम के हिसाब से नापेंगे तो सबसे ज़्यादा रोहतास में और सबसे कम मधुबनी में। ओके, वैसे सबसे ज़्यादा रोहतास में, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर में। निम्न उत्पादन में बेगूसराय पहले पर, खगड़िया, फिर शिवहर। खगड़िया शिवहर तो छोटे छोटे जिले हो गए। बेगूसराय बड़े जिलों में सबसे कम चावल का उत्पादन करता है। गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर फिर से वही आएगा, रोहतास। ओके, शिक्षा में भी रोहतास टॉप पे आता है। मुजफ्फरपुर, फिर सीतामढ़ी। निम्न उत्पादन गेहूं में पूर्णिया पहले स्थान पर, फिर शिवहर, फिर मुंगेर। प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर बेगूसराय और निम्न पर गया। ओके, गेहूं का अंदर में कुछ और दिया था। गेहूं का अंदर में जो दिया था वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेगूसराय को पहले स्थान पर दिया था। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर में अगर हम देखें प्रति किलोग्राम हेक्टेयर के हिसाब से तो बेगूसराय प्रथम पर है। वैसे ओवरऑल रोहतास प्रथम पर है गेहूं के उत्पादन में। मक्का कटिहार में सबसे ज़्यादा उपजता है, उसके बाद पूर्णिया में, फिर अररिया में। 1000 टन के उत्पादन पे आए, मतलब निम्न में औरंगाबाद, मक्का का सबसे कम उत्पादन, उसके बाद अरवल, उसके बाद मधुबनी। प्रति हेक्टेयर में सबसे उच्च पर सुपौल और निम्न पर बक्सर। दलहन में पटना का स्थान सबसे पहले आता है ओवरऑल, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना में होती है। उसके बाद सुपौल, उसके बाद मधुबनी। सबसे कम दलहन का उत्पादन पूर्णिया, सारण, गोपालगंज। और प्रति हेक्टेयर में सबसे अच्छा पूर्वी चंपारण में दलहन का उत्पादन होता है, सबसे कम अररिया में होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ईख गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ? पश्चिमी चंपारण, गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन। उसके बाद उसका छोटा भाई पूर्वी चंपारण। उसके बाद उससे नीचे थोड़ा सा आ जाओ तो गोपालगंज। तीनों ज़िले लगे हुए हैं एक क्रम में। उसके बाद इधर आ जाओ अरवल, सबसे कम उत्पादन गन्ना का अरवल में पहले स्थान पर। उसके बाद लखीसराय, फिर नालंदा। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किशनगंज में और सबसे कम सीतामढ़ी में। ये फैक्ट्स 1-2 बार अगर पढ़ेंगे हम तो याद हो जाएगा, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये PDF मिल जाएगा। प्रमुख बागवानी फसलों का उत्पादन। ओके, आम है पहला, सबसे ज़्यादा उत्पादन दरभंगा जिला में आम का। उसके बाद पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर। और सबसे कम उत्पादन आम का जहानाबाद, उसके बाद अरवल, फिर लखीसराय।
लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन पता ही है, तो सबको पता होगा, मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद वैशाली। लीची का सबसे कम उत्पादन बांका, फिर लखीसराय, फिर सुपौल। केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कटिहार, उसके बाद वैशाली। और सबसे कम नालंदा और अरवल और मुजफ्फरपुर था। यहाँ 3 जिले हैं, कटिहार, वैशाली, मुजफ्फरपुर टॉप केला उत्पादक जिले। और निम्न केला उत्पादक जिले नालंदा, अरवल, बक्सर। अमरूद के उत्पादन पहले स्थान पर नालंदा का नाम आता है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास। और अमरूद उत्पादन सबसे कम शेखपुरा, लखीसराय, अररिया का स्थान आता है। फलों का उत्पादन, फलों का अत्यधिक लचीली मांग होने का राज्य में उनकी खेती की संभावना बढ़ी है। लचीली मांग मतलब मांग बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि लघु और सीमांत जोतों में खेती के लिए अत्यधिक अनुकूल है। मुख्यतः राज्य के उत्तर पूर्व भाग में उपजाए जाने वाले अनानास के लिए किसान का उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर राज्य सरकार उनकी खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उत्तर पूर्वी भाग में अनानास के लिए, उत्तर पूर्वी भाग ये बिहार राज्य हो गया, और इसका ये वाला भाग, ओके। पिछले 3 वर्षों के दौरान सभी फलों के कुल उत्पादन में आम का सर्वाधिक 35% हिस्सा था, उसके बाद 33.5% केले का था। 5 सालों में आम का था। वैसे प्रतिवर्ष के हिसाब से केले का रहता है, ओके। चलो देखते हैं। बिहार में फलों की उत्पादकता त्रिवर्ष 17 से 20 के हिसाब से, 17 के 20 का डेटा है। केला 43.4, फिर पपीता, उसके बाद अमरूद, फिर लीची, फिर अन्य है, ठीक है। और ये भी प्रमुख फल अनानास, तरबूज, आम, आंवला, ये सब हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन 19-20 के हिसाब से, तो आम सबसे पहले स्थान पर है। कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, देखते हैं। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर नहीं है, बस डेटा दिया है। तो इस डेटे को इतना क्यों याद रखना, ये पूछता भी नहीं है। ये बस याद रखना कि आम और केला प्रमुख है फसल। सब्जियां, वर्ष 16-17 से 18-19 के बीच की अवधि में सब्जियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.99% की वार्षिक दर से बढ़कर 8.2 लाख हेक्टेयर, 2.8 लाख हेक्टेयर से 8.57 लाख हेक्टेयर हो गया है। 8.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सब्जी का उत्पादन होता है। उसी के अनुरूप सब्जियों का कुल उत्पादन में 7.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है और 143.62 लाख टन के हिसाब से 116.03 लाख टन हो गया है। सब्जियों का उत्पादन या वृद्धि मुख्यतः उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुई है। उत्पादकता बढ़ा है, यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन पहले 10 किलो होता था तो वहाँ 15 किलो हो रहा होगा। विगत 3 वर्ष 16-17 से 18-19 तक की अवधि में सब्जियों की खेती का कुल क्षेत्रफल 1.99 की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है, ओके। तो ये डेटा इतना नहीं याद रखना है। बिहार में सब्जियों की उत्पादकता त्रिवर्ष के आधार पर ये दिया है। आलू का इतना मीट्रिक टन है, ये पत्ता गोभी, परवल, शकरकंद, ये सब इसको नहीं याद रखना, इतना सारा फैक्ट्स नहीं पूछता है। वैसे सबसे ज़्यादा किसका था, तो आलू का ही है, तो ये बस याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा। बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन क्षेत्र, फिर से ये डेटा दे दिया, ये हमें नहीं याद रखना है। फूल उत्पादन, राज्य में गुलाब, गेंदा, चमेली की व्यावसायिक खेती से किसानों को ज़बरदस्त लाभ हो रहा है। फूलों की खेती लघु और सीमांत किसानों के लिए आकर्षक लाभ पाने का अच्छा विकल्प है। वर्ष 2019-20 में राज्य के 0.86 हेक्टेयर में फूलों की खेती हुई है, जो कुल 7.43 हजार टन फूलों का उत्पादन हुआ है। वर्ष 19-20 में सर्वाधिक 7.3 हजार टन उत्पादन गेंदा का हुआ, सबसे ज़्यादा किसका, गेंदा का। फूलों की खेती के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार फूलों के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाजा से किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था के अलावा निजी पौधशाला की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री भी उपलब्ध करा रही है। इतने में हमें क्या रखना था, बिहार में फूलों का जो उत्पादन होता है उसमें पहला स्थान किसका है, गेंदा का, ओके। किसी जिले का नाम आएगा तो देख लेंगे। कृषि रोड मैप 3 में वर्णित है कि फल और सब्जियों की तुराई उपरांत बेहतर प्रबंधन के राज्य सरकार शीत गृहों और शीत श्रृंखला की क्षमता बनाने में निवेश कर रही है। पॉली हाउस और शीत गृहों के निर्माण का राज्य में ऊंची कीमत वाली सब्जियों की खेती बढ़ी है, जो ऊंचे कीमत पर बिकते हैं, जैसे मशरूम हो गया तुम्हारा, तो इन चीज़ों की खेती बढ़ी है बिहार में। कृषि के प्रकार, फसल चक्र, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती, अंतर्वर्ती खेती। फसल चक्र,
एक वर्ष के भीतर किसी क्षेत्र में फसल उगाने का निश्चित क्रम जो समय एवं स्थानीय फसल अवस्था दोनों की ही सूचना दे फसल चक्र कहलाता है। जैसे धान गेहूं अथवा जौ मक्का आलू गेहूं मक्का आलू प्याज सभी 1 वर्षीय तथा मक्का आलू गन्ना 2 वर्षीय हैं। फसल चक्र। ओके। बहुफसली खेती यह सघन खेती का एक रूप है जिसमें एक वर्ष में किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसल क्रम एक के बाद दूसरी उगाते हैं। जैसे बिहार में खरीफ में धान की फसल उगाने के बाद रबी में गेहूं का उत्पादन किया था। बहुफसली मतलब साल में एक से ज़्यादा फसल जब उत्पादन करते हैं। मिश्रित खेती एक ही फसल ऋतुओं में 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ उगाना। जैसे धान गेहूं लगाया, गेहूं के साथ सरसों की वृद्धि कहीं कहीं पर। मिश्रित खेती इसी को कहते हैं। इस प्रकार की खेती में कतारों या पंक्तियों कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। जैसे बिहार में रबी फसल गेहूं में सरसों बरसीम, सरसों जौ, चना गेहूं, चना की मिश्रित खेती की जाती है। अंतर्वर्ती खेती यह सघन खेती का ही रूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक फसल एक ही फसल मौसम में एक साथ उगाते हैं। अंतर्वर्ती इस प्रकार के खेतों में कतार या पंक्ति की व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है। मिश्रित खेती में क्या था, देखो मिश्रित और अंतर्वर्ती दोनों एक ही है कि एक ही खेत में 2 फसल को एक साथ उगाना। लेकिन अंतर्वर्ती खेती में क्या है, कतार है निश्चित, ये गेहूं का होगा तो ये सरसों का होगा, इस तरह से। लेकिन मिश्रित खेती में कोई निश्चित कतार नहीं था। ओके। जैसे गन्ना के 2 पंक्तियों के बीच में आलू की खेती, गेहूं के 3-4 पंक्तियों के बीच में सरसों खेती आदि अंतर्वर्ती खेती के उदाहरण हैं। कृषि रोड मैप। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऊपर 85 लिखा था, यहाँ 76 लिख दिया है। केवीसी नैनो की बुक की यही एकमात्र खराबी है, डेटा में बहुत हेर फेर करती है। अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। किसान को कल्याण के ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि रोड मैप की योजना तैयार की है। कृषि रोड मैप इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रथम हरित क्रांति से छूट गए बिहार में इंद्रधनुषी क्रांति लाना। जो इलाके हरित क्रांति से छूट गए बिहार में, उनमें हम इंद्रधनुषी क्रांति लाएंगे, मतलब कि सारे फसलों को उत्पादन को बढ़ावा देना। हरित क्रांति में सिर्फ गेहूं की बात की गई थी। बिहार में शुरू करे गए 3 कृषि रोड मैप निम्न प्रकार हैं। कृषि रोड मैप 1 कब से कब तक चला, 7 से 12, दूसरा 12 से 17 और तीसरा का समय देख लेते हैं 17 से 22। ओके। तो 2 से 7 से 12 12 से 17 5 साल और 17 से 22। तो ये एक डेट भी याद रखना कब पहली बार लाया गया था, ये भी पूछ सकता है। राज्य सरकार ने 2007 में पहली कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी जो 31 मार्च 2012 को पूरा हो गया। इस रोड मैप के अंतर्गत बीज ग्राम योजना, मुख्यमंत्री रैपिड बीड एक्शन प्रोग्राम बेहद सफल रहा। कृषि रोड मैप 2। ओके। कृषि रोड मैप 1 की सफलता के साथ राज्य सरकार ने 3 अप्रैल 2012 को कृषि रोड मैप 2 का शुभारंभ किया था। कृषि रोड मैप 2 के मुख्य लक्ष्य थे लैंगिक और मानव पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समान कृषि खेती को बनाए रखना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसान की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना, पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना, प्रवासन को रोकना और लाभप्रद प्रवासन बनाना। ठीक है, प्रवासन जो होता है उसको रोकना, प्राकृतिक संसाधनों के अस्थायी उपयोग से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना और उन्हें बनाए रखना, बिहार में कम से कम एक उत्पाद को हर भारतीय की थाली का हिस्सा बनाना। लक्ष्य देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया हैं इनके। राज्य में सिंचाई क्षमता का विस्तार करना, ये हो गया कृषि रोड मैप 2। कृषि रोड मैप 3 है अब 17 से 22 के लिए। 9 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में तीसरी कृषि रोड मैप 17 से 22 को उद्घाटन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य बिहार में खेती को रासायनिक खाद से छुटकारा दिलाना तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। जैविक कृषि कृषि रोड मैप का हिस्सा है, तो तीसरा रोड मैप जो बना है। प्रस्तावित कृषि रोड मैप में डीजल के बजाय बिजली चलित पंप सेट पर विशेष जोर दिया गया है। किसानों को पुआल खेत में जलाने से रोकने के लिए पैडी स्ट्रॉ, ट्रैक्टर चालित चैफ कटर, स्ट्रॉ कंबाइन, स्ट्रॉ बेलर और रैक पर अनुदान देने पर का प्रस्ताव किया गया है। इन सब चीज़ों पर अनुदान मिलेगा, किसानों को ऋण मिलेगा। राज्य में 5 पशु विज्ञान व अन्य संस्थान की स्थापना करने और वन क्षेत्र को वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी हमारा कितना है वन पर क्षेत्र, 7% है बिहार का मात्र। प्रस्तावित रोड मैप में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ फूल, सब्जी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि को भी जोड़ा जाएगा।
तीसरा, कृषि रोड मैप में दलहन व तिलहन उत्पादों को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए किसको दलहन और तिलहन इसके उत्पादन को बढ़ाना है। बिहार में बीज हब की स्थापना एवं सिंचित क्षेत्र के विस्तार के लिए कृषि के लिए अलग बिजली फीडर का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ओके, अगला है बिहार में जैविक कृषि। जैविक कृषि को बढ़ावा देने को बिहार के कृषि रोड मैप 3 का अंग बनाया गया है। जैविक कृषि, जिसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं हम, ताकि आने वाले वर्षों के लिए मिट्टी को अंतर्निहित उर्वरा शक्ति बरकरार रहे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम ना हो। केमिकल वाले उर्वरक से कम हो जाती है उर्वरा शक्ति। इस मकसद से किसानों को चुनिंदा अभिकरणों से जैविक लागत सामग्रियां खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जैविक कॉरिडोर की स्थापना कृषि रोड मैप 3 का हिस्सा है। 17 से 22 की अवधि में लगभग 25,000 एकड़ जमीन को उसके तहत लाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 255 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि जैविक कॉरिडोर किस कृषि मैप का हिस्सा है। कृषि रोड मैप जो बनाया गया तो कृषि रोड मैप 3 का हिस्सा है। इसी तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में खूब पूछे जाते हैं। जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन अभिकरण के बतौर कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा को जिम्मेदारी गई है। अपेडा क्या करती है? इस तरह के उत्पाद को बढ़ावा देने का काम करती है। ओके, अगला है कि बिहार राज्य बीज एवं जैव प्रमाणन अभिकरण जो है BSSOCA जैविक उत्पादों के प्रमाणन की प्रक्रिया में संलग्न है कि जैविक उत्पाद का प्रमाणित कैसे करेंगे हम। अब जैविक उत्पाद कोई ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लैक कलर का दिखता हो, है ना, सब्जियां तो एक ही जैसी दिखेंगी। तो एक बहुत ही उन्नत तरीके का प्रमाणन बोर्ड होना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनिक उत्पाद का कोई मायने नहीं रह जाता है। इस संस्था द्वारा 2020-21 में कुल 21,176 किसानों को इतना एकड़ 17,867 एकड़ भूमि का प्रमाणीकरण किया गया। 2015 में जैविक कृषि के अंतर्गत 247 एकड़ जमीन थी, जो 2019 में 515 एकड़ हो गया। मतलब किसान अपना रहे हैं जैविक कृषि को, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है। बिहार में जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रगति पर है। बिहारी ब्रांड के केचुए की मांग देश भर में जोर पकड़ने लगी। बिहारी ब्रांड के केचुए किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों? ये मिट्टी को ऊपर नीचे करती है, इससे मिट्टी उपजाऊ होती है, अंदर की उपजाऊ मिट्टी बाहरी परत पर आती है। ओके, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। यही पूछ लेगा, बिहार का जो वर्मी कंपोस्ट होता है उस पर अनुदान देने वाला बिहार पहला राज्य है। और जो अर्थवर्म होते हैं बिहारी ब्रांड के केचुए, उनकी डिमांड बढ़ रही है। बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। अगले पर चलते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RK सुहाने की पहल पर वर्ष 2002 में वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिला के खोदाबंदपुर में लगी थी। पहली वर्मी कंपोस्ट बिहार के कहाँ लगी थी? खोदाबंदपुर में। 2006 में बिहार सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना शुरू करके इसे बढ़ावा देना आरंभ किया। राज्य में जैविक ग्रामों की संख्या 38 है। राज्य सरकार द्वारा 13 जिलों, किस किस जिले में देखते हैं हम? पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, जमुई, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर में जैविक कॉरिडोर ऑर्गेनिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए 20-21 के बजट में 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं 2020-21 के बजट में। जैविक कॉरिडोर बनाने के लिए 13 जिलों को शामिल किया गया है। ये सीधा सीधा पूछ लेगा कि जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार में जो बनाया जा रहा है कितने जिले शामिल हैं, तो 13 जिले शामिल हैं। पटना, नालंदा, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, जमुई, लखीसराय, बक्सर और भोजपुर मैक्सिमम दक्षिणी बिहार के ज़िले हैं। वैशाली, समस्तीपुर ये सब उत्तरी बिहार के ज़िले हैं, बेगूसराय। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य के जमुई जिला स्थित कोडिया गांव बिहार का पहला जैविक गांव बन गया है। कौन सा बिहार का पहला गांव है? केडिया गांव जमुई जिला में है। केडिया गांव जमुई जिला में है, जो पहला बिहार का ऑर्गेनिक विलेज है। इस गांव के किसान जीवित माटी किसान समिति बनाकर लगातार इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला है भूमि उपयोग पैटर्न। बिहार में पिछले 3 वर्षों में लगभग 56% भूमि का उपयोग फसलों के लिए हुआ है। राज्य के शुद्ध बुआई 18-19 में 51.67 लाख था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 55% है।
वहीं उसी वर्ष सकल शस्य क्षेत्र 74.06 लाख था, जिसका अर्थ है कि 144% फसल संघनता है। वर्ष 2018-19 में विविध पेड़ बागानों वाले क्षेत्र में 2.48 लाख था, जो राज्य की कुल क्षेत्रफल का 2.7% है मात्र पेड़ और बागान के लिए। जबकि अस्थायी चारागाह उसका मात्र 0.2% है। चारागाह का बिहार में अभाव है। वर्ष 18-19 में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 21.50 लाख ही थी, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है। वहीं कुल अकृत्य भूमि 16-17 में इतनी थी। इसको नहीं याद करना है, ये बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे। ये कभी नहीं पूछता है कितनी थी कितनी नहीं थी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 11.9% भाग परती भूमि के अंतर्गत है। ये जरूर याद रखना है कि 11.9% भाग परती भूमि है राज्य का। ओके, अगला है कि शहरीकरण की प्रक्रिया के सघन होने, जनसंख्या बढ़ने, घर की मांग में वृद्धि के कारण कृषितर परियोजनाओं के लिए भूमि का उपयोग बढ़ा है। कृषि के अलावा भूमि का उपयोग बढ़ा है। शुद्ध बुआई क्षेत्र में गौरतलब कमी आई है, जिससे कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध भूमि घटी है बिहार में। शुद्ध बुआई क्षेत्र जो फसलों और फलोद्यानों से आच्छादित कुल क्षेत्र को व्यक्त करता है। फसल और फल उद्यान दोनों को मिला के शुद्ध बुआई क्षेत्र बनता है। सर्वाधिक 2.84 लाख है, पूर्वी चंपारण में था। कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में। और सबसे कम 0.23 लाख शिवहर में है। शिवहर से बहुत छोटा जिला है, तो इसके पास सबसे कम शुद्ध बुआई क्षेत्र है। शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वो सबसे कम शिवहर में है और सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में है। अगला है सर्वाधिक 1.91% फसल सघनता शिवहर में थी, जिसके बाद 1.90% सहरसा में है। फसल सघनता के मामले में कि कितना सघनता है फसल की, तो उस मामले में शिवहर ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि छोटी सी ज़मीन पर अधिक कृषि होती है यहाँ, क्योंकि छोटा सा जिला है। और दूसरे स्थान पर फसल सघनता में सहरसा आता है। और 1.3% में जहानाबाद में वर्ष 18-19 में कुल 19 जिलों फसल सघनता राज्य के औसत से अधिक पाई गई। और जहानाबाद जो राज्य है वहाँ पर राज्य के औसत से अधिक पाई गई। सर्वाधिक 3.24 लाख हेक्टेयर कुल अकृषि भूमि गया में थी। सबसे ज़्यादा ऐसी भूमि जिस पर कृषि नहीं की जा सकती वो गया में है, गया जिला में है। जिसके बाद लगभग में 2.5 लाख हेक्टेयर जमुई में और 2.5 लाख हेक्टेयर पश्चिमी चंपारण में है। 2.5 लाख हेक्टेयर जमुई में है और 2.5 लाख से थोड़ा सा कम पश्चिमी चंपारण में है। अकृषि भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती, उस मामले में पहले नंबर पर गया है, उसके बाद जमुई है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण है। वर्ष 18-19 में कुल क्षेत्रफल में परती भूमि का हिस्सा रोहतास और बक्सर जिलों में 1% से भी कम था, जबकि गया और अरिया में 25% है। मतलब जो ये है रोहतास है और बक्सर है, यहाँ पर 1% से भी कम ऐसी भूमि है जिस पर कृषि नहीं हो सकती, जबकि गया और अररिया में 25%, लगभग 1/4 भूमि ऐसी है जिस पर कृषि नहीं हो सकती। बिहार में प्रमुख फसलों के अंतर्गत भूमि उपयोग सबसे ज़्यादा किन फसलों के अंतर्गत भूमि का उपयोग होता है? खाद्यान्न के लिए 94% भूमि का उपयोग होता है। दलहन के लिए 6.7%। खाद्यान्न में क्या सब आता है? खाद्यान्न में आता है दाल, चावल आता है, गेहूँ आता है, मक्का आता है, ये सब खाद्यान्न में आते हैं। दलहन में 6.7% भूमि का उपयोग किया गया। रेशेदार फसलों के लिए 0.9%। ओके, और ये श्रेणी है क्षेत्रफल के साथ। अनाज में 87.4%, तिलहन में 1.7, ईख में 3.3, कुल क्षेत्रफल 100 हो गया ये। ओके, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार का डेटा है ये। तो खाद्यान्न में 94% टोटल यूज हुए, दलहन में 6.7, रेशेदार फसलों में 0.9, अनाज में 87.4, तिलहन में 1.7, ईख में 3.3%। बिहार में जोत भूमि वर्ष 2015-16 में लघु और सीमांत जोतों का बिहार में 97% और संपूर्ण भारत का 86.1% हिस्सा था। बिहार में 97% ऐसे भूमि हैं जो लघु और सीमांत जोत के हैं, यानी कि छोटे आकार के हैं। और भारत में 86% ऐसे भूमि हैं जो छोटे आकार के हैं। लेकिन अर्ध मध्यम जोतों का 3% हिस्सा होने के बावजूद राज्य के कुल क्षेत्रफल में उनका लगभग 23% हिस्सा है। बिहार में कृषि कार्य में काम लाया हुआ कुल क्षेत्रफल 10-11 में 63.9 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 15-16 में 64.6 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार राज्य में जोतों का वितरण सघन जोतों का सीमांतीकरण होने का संकेत देता है।
बिहार में जोतों का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है, बहुत ही कम है ये। ओके, जो संपूर्ण भारत के औसत 1 हेक्टेयर से भी काफ़ी कम है। समझ रहे हो ना, 1 हेक्टेयर भी जमीन नहीं है। गौरतलब है कि दोनों जनगणना वर्षों में जोतों के प्रत्येक श्रेणी के कार्यशील जोतों का औसत आकार भी लगभग अपरिवर्तित रहा है। जोतों के औसत आकार की दृष्टि से नागालैंड 5 हेक्टेयर है सर्वाधिक, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो जोतों के औसत आकार की वहाँ पर प्रति व्यक्ति 5 हेक्टेयर ज़मीन है नागालैंड में, और अरुणाचल में 3.35 हेक्टेयर है। यहाँ पर झूम कृषि काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब जंगल को जला के कृषि करते हैं ये लोग। जबकि जोतों के न्यूनतम आकार की दृष्टि से लक्षद्वीप है, और उसका दमनदीप, और फिर बिहार का आता है। नीचे से 5वें स्थान पर बिहार है। जोतों के न्यूनतम आकार बिहार में 0.39 हेक्टेयर प्रति पर्सन मात्र है। तो जोतों के आकार में हम नीचे से 5वें स्थान पर आते हैं, बिहार राज्य। भारत में जोतों की 5 श्रेणियां हैं। अब यही होता है सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बृहद। 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन वाले लोग बिहार में पूरे देश में बृहद श्रेणी पे आते हैं, बृहद जोत आकार। मध्यम में 4 से 10 हेक्टेयर के ज़मीन वाले लोग आते हैं। अर्ध मध्यम में 2 से 4 हेक्टेयर के ज़मीन वाले लोग आते हैं। लघु में 1 से 2 हेक्टेयर के ज़मीन वाले लोग आते हैं, और सीमांत में 1 हेक्टेयर से कम वाले लोग आते हैं। तो सीमांत किसानों की श्रेणी बिहार में बहुत ज़्यादा प्रधानता है। ऊपर जब हमने देखा तो 97% जो हैं बिहार के, वो इन दोनों में आते हैं, 1 हेक्टेयर से कम या तो 2 हेक्टेयर तक। मतलब 2 हेक्टेयर से कम में बिहार के 97% किसान आते हैं, और देश के 86% किसान आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 15-16 में इतना लाख टन था, 146.08 लाख, और 1.14% की वार्षिक दर से वृद्धि 19-20 में 163.80 लाख टन हो गया। तो वृद्धि हुई है, वार्षिक प्रतिशत 1.14% की वृद्धि दर है। और वहीं 1.29% की वार्षिक दर से बढ़े हुए कुल अनाज उत्पादन 15-16 में 140 से 19-20 में 160.45 लाख टन हो गया। इसको मत याद रखना, बस ये याद रखना कि बढ़ी है। 19-20 में 160.45 लाख टन हो गया है। अनाज वाली पारंपरिक फसलों के बीच गेहूं और मक्का के उत्पादन में बढ़त का रुझान देखा गया, जिनमें पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 1.43% और 4.82% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। मक्का का उत्पादन बढ़ा है, ये मत याद करो, ये डेटा मैं छोड़ देता हूँ, ये PDF में मिल जाएगा और याद कर लेना। वैसे कहीं कहीं अगर इम्पोर्टेंट है तो वो ये सब सेक्शन है कि बिहार के 7 जिले पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर और समस्तीपुर द्वारा 50 क्विंटल द्वारा प्रति एकड़ का उत्पादन कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ओके, मक्का के उत्पादन में तो ये इतना डेटा नहीं पूछता है। ये आगे बढ़ रहा हूँ मैं अगले टॉपिक पर, PDF में मिल जाएगा, किसी को डेटा पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड प्रबंधक निदेशक के शीर्षस्थ वाला उद्यम है। यह कृषि उत्पादन आयुक्त के शीर्षत्व वाले निर्देशक मंडल द्वारा शासित होता है, जिसके अन्य सदस्य केंद्र और राज्य सरकार तथा झारखंड सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड है, बिहार सरकार की कंपनी है ये। निगम का मुख्य काम बीज उत्पादन, बीज प्रसंस्करण, बीज के वितरण के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसके लिए उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन के शीर्ष अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। मतलब उत्पादन करना है, उसको प्रोसेस करना है और वितरण करना है, ये इसका मुख्य काम है। निगम पिछले 2 साल में बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का एकमात्र संस्थान है। बीज की होम डिलीवरी करता है बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड। निगम के 6 केंद्रों में बीज प्रसंस्करण का काम होता है। कहाँ कहाँ पर है बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड का 6 केंद्र? कुदरा, शेरघाटी, हाजीपुर, बिहटा, भागलपुर और बेगूसराय। ये 6 जगह हैं जहाँ पर इसका बीज का प्रोसेसिंग का काम होता है, और जिसकी संयुक्त प्रसंस्करण क्षमता 5.30 लाख क्विंटल प्रति वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज के पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान है। ओके, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को 3 क्षेत्रों में ISO प्रमाण पत्र दिया गया है: गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति, पर्यावरण प्रबंधन पद्धति और रिश्वत विरोधी पद्धति के लिए इसको ISO का प्रमाण पत्र दिया गया है।
नेक्स्ट है बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती। बामेती राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है जो राज्य में कृषि प्रसार सेवाओं में नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बामेती संस्था निबंधन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है, मतलब पंजीकृत है 1860 के अधिनियम के तहत। 1860 सोसाइटी पंजीकरण एक्ट है ना, उसके तहत पंजीकृत है ये क्या करती है, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है, बस इसका मेन काम यही है। यह मांग के अनुसार नए कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थानों से संपर्क करके राज्य सरकार के लिए विभिन्न विभागों को प्रशिक्षण व प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान के साथ समन्वय स्थापित करके राज्य के कृषि प्रसार प्रबंधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है ये संस्थान। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती, याद रखना एक ही चीज़ काम होता है इसका, कि कृषि संबंधी टेक्नोलॉजी जो बिहार सरकार को चाहिए वो ला के देना। ओके, अगला है कि बामेती का लक्ष्य कृषि प्रसार प्रबंधन नीति संबंधित बाधाओं को शोध करना, प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करना है। तो बामेती का काम समझ गए, वही चीज़ बार बार लिखा है इन्होंने। ओके, अगला है कृषि अद्यतन तथ्य पर चलते हैं। बिहार में 15, 16, 19, 20 में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस का अनुपात बिहार में 7:2:1 पर अपरिवर्तित रहे, जो राज्य में उर्वरक के पोषक के संतुलन उपयोग को दर्शाते हैं। एनपीके जमीन को चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ओके, ये 3 चीज़ चाहिए होता है, एनपीके, एनकेपी जो भी बोलो। तो इस तीनों का प्रतिशत हमेशा वो होना चाहिए, 7:2:1 था और ये अपरिवर्तित रहा, यानी कि बिहार के किसानों ने ज़्यादा उर्वरक का असंतुलित तरीके से उपयोग नहीं किया। उर्वरक की कुल खपत 17-18 में इतना 33.34 लाख टन से बढ़कर 19-20 में 36.24 लाख टन हो गई। सभी प्रकार के उर्वरकों के बीच 19-20 में सर्वाधिक 62.36% खपत यूरिया की थी। यूरिया देश में सबसे ज़्यादा खपत किया जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे देश का अधिकतर जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है। 19.68% डाई अमोनिया फॉस्फेट की थी। तो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया गया बिहार में खाद के रूप में? तो यूरिया का। एनपीके की खपत 17-18 में 16.61 लाख टन से बढ़कर 19-20 में 17.93 लाख टन हो गई। खरीफ और रबी दो मुख्य फसलों में उर्वरक की खपत का तुलनात्मक विश्लेषण करने से पता चलता है कि राज्य में 58.6% उर्वरक की खपत रबी के मौसम में हुई है। 58% किस मौसम में हुई है? रबी की मौसम में हुई है। 19-20 में उर्वरकों की कुल खपत सबसे अधिक पूर्णिया जिले में, यही पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा उर्वरक का उपयोग पूर्णिया जिले में हुआ, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास में हुआ, सबसे कम शिवहर में। शिवहर छोटा सा जिला है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ? पूर्णिया में। उसके बाद पूर्णिया के बाद पू से चले जाओ पूर्वी चंपारण, उसके बाद तीसरे नंबर पर रोहतास है, और सबसे कम कहाँ पर हुआ है? शिवहर जिला में। बिहार देश के 5 सर्वोच्च चावल उत्पादक राज्यों में शामिल है। बिहार देश के 5 सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाले राज्यों में शामिल है। 5 गेहूं उत्पादक राज्यों में भी शामिल है, जबकि चावल उत्पादकता दर में सर्वोच्च स्थान है। यानी कि प्रति हेक्टेयर अगर हम निकालेंगे ना चावल उत्पादन, तो उसमें बिहार का सर्वोच्च स्थान है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन चावल और गेहूं उत्पादन में हम 5 राज्यों में शीर्ष में शामिल हैं। बिहार आलू, प्याज, बैगन, फूलगोभी उत्पादन में शीर्ष पर होने के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है। आलू, प्याज, बैगन, फूलगोभी इन सब में शीर्ष पर हैं हम। आलू में वैसे यूपी का स्थान आता है, आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। और सब्जी उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है सबसे ज़्यादा सब्जी में। लीची उत्पादन की दृष्टि से बिहार देश के कुल उत्पादन का 70% लीची का उत्पादन करता है, जबकि कुल क्षेत्र का 54% क्षेत्र बिहार में है, 3200 हेक्टेयर है। लीची के विशिष्ट प्रकार शाही के लिए राज्य को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त है। बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा अनानास, पाइनएप्पल का उत्पादक राज्य है। इसके साथ ही आम, केला, अमरूद में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। 15-16 में कृषि क्षेत्र में बिजली की अनुमानित खपत इतना करोड़ यूनिट था, ये नहीं याद रखना है, बिजली की खपत का कभी नहीं।
अगला है कि वर्ष 19-20 में राज्य के कुल कृषि ऋण 39,044 करोड़ रुपए थी, जिसमें व्यावसायिक बैंकों का 50% हिस्सेदारी था, ग्रामीण बैंकों का 34% और केंद्रीय सहकारी बैंकों का 8.21% हिस्सा था। कृषि ऋण जो बिहार में लेते हैं तो 50% लोग वाणिज्यिक बैंकों से लेते हैं, 34% गाँव के बैंक से लेते, ग्रामीण बैंक जो होता है, और सहकारी से 8.21% लोग बैंक से ऋण लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले सीमांत किसानों को 55% और 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों को 45% सब्सिडी देने का प्रावधान है। 19-20 में बिहार में खरीफ फसलों के लिए 75.24 करोड़ रुपए का डीजल सब्सिडी दी गई है। ओके, नेक्स्ट है कि 19-20 में बिहार में कुल भंडारण क्षमता 5.56 लाख टन की थी, जिसमें 5.18 लाख टन भंडारण क्षमता राज्य के 47 भंडार गृहों की थी और भंडार गृहों की उपयोग क्षमता 4.18 टन है। ये सब लगभग में नहीं पूछता है, फिर भी पढ़ देता हूँ मैं, बस इसको याद करने पर अपना मेहनत मत जाया करना। 11/12 से 19-20 के बीच राज्य के अपने भंडार गृहों की औसत उपयोग क्षमता 72.7% थी। वर्ष 19-20 में बिहार में 20.01 लाख टन धान की खरीद हुई थी। कितना? लगभग 20 लाख टन। वहीं गेहूं की मात्र 3,000 टन खरीद हुई थी, जो सरकार द्वारा 7 लाख टन गेहूं खरीदने के लक्ष्य का 1% से भी कम है। राज्य सरकार में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने का, सहकारी संगठनों द्वारा खरीद संबंधी मशीनों में निवेश करने और बाजार की अधोसंरचना को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। बाकी और थोड़े बहुत डेटा के दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं पशुपालन। ओके, नहीं पूछता ये सब चीज़ें। पशुपालन अब यहाँ से पढ़ लेते हैं, पता होना चाहिए। पशु उत्पादन लघु और सीमांत किसानों को मिलने वाले खाद्य सुरक्षा और जीविका के अवसरों के संबंधित लाभों के लिहाजा से बिहार की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही पशुधन उत्पादन प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो राज्य में कुपोषण का स्तर घटाने के लिए अत्यंत जरूरी है। उच्च स्तरीय पशु उत्पादों और अन्य उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिल सकती है। पशुपालन बड़े पैमाने पर रोजगार का भी उपलब्ध करवाते हैं। ओके, बिहार में पशुधन। बिहार में प्रमुख पशुधन में गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, खच्चर, कुक्कुट ये सब सम्मिलित हैं। बिहार में 30 व्यक्तियों पर एक पशु मिलता है। 30 व्यक्ति पर एक पशु, ठीक है, ये रेशियो याद रखना 30:1 का। और जबकि देश में 20 व्यक्तियों पर एक पशु को उपलब्धता है। देश का औसत कितना है? 20 पर 1, जबकि बिहार में कितना है? 30 पर 1। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार पशुओं की चिकित्सा, बंध्याकरण, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, चारा बीजों का निःशुल्क वितरण आदि कार्यक्रम चलाती है। बिहार सरकार ने पटना, मुंगेर, भागलपुर, कौन कौन सा पढ़ा मैंने? पटना, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा और बांका में कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नाइट्रोजन के भंडारण के लिए भंडार स्थापित किए हैं। लिक्विड नाइट्रोजन जिसमें स्टोर किया जाता है। बिहार में 237.3 हजार हेक्टेयर में जल क्षेत्र है और 3200 किलोमीटर लंबाई में नदियों का विस्तार है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.9% है। इतने बड़े क्षेत्र में लोग मछली मारकर परिवार पालते हैं। राज्य में गायों के देसी नस्लों के संरक्षण के लिए बक्सर जिले के डुमरांव में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। सीधा सा क्वेश्चन कि बिहार में गोकुल ग्राम की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो बक्सर के डुमरांव में। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में स्थित पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस केंद्र की स्थापना ब्राजील सरकार के सहयोग से की गई। ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में जो पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र है, ये किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? तो ब्राजील की मदद से स्थापित किया गया है। समेकित पोल्ट्री विकास योजना के तहत राज्य में युवा वर्ग को लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और मुर्गा के मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए बॉयलर मुर्गी फार्म के अधिक संरचना निर्माण का अनुदान दिए जा रहे हैं। ओके, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में पशुधन की कुल संख्या 3.65 करोड़ है। 3.65 करोड़, 3,65,00,000 पशुधन है बिहार में, जिसमें 63% जो हैं वो दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले, गाय, भैंस, बकरी, ये सब। राज्य के पशुधन में गोवंशों की संख्या गाय वंश से संबंधित
1.53 करोड़ हैं, लगभग में 1.5 करोड़। और भैंसों की संख्या 77 लाख, बकरियों की संख्या 1.28 करोड़ और मुर्गी बतख की संख्या 165.25 लाख करोड़ हैं। राज्य में गोपालगंज कौन सा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्णिया आदि जिलों में पशुधन का घनत्व अधिक है। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया, इन सब में पशुधन का घनत्व अधिक है, यहाँ पर अधिक पशु हैं। बिहार सरकार ने पशुपालन को उन्नत बनाने के लिए पशुधन विकास एजेंसी का गठन किया है। तो गोकुल ग्राम योजना कहाँ? बक्सर के डुमरांव में, ठीक है, बक्सर। राज्य में किसानों के घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत कुल 800 पशुधन विकास केंद्रों में से 780 क्रियाशील हैं। राज्य में गायों के देसी नस्लों के संरक्षण के लिए बक्सर जिले के डुमरांव में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। गायों के संरक्षण के लिए राज्य के पूर्णिया जिले में प्रतिवर्ष 50 लाख फ्रोजन सीमन स्टॉक की उत्पादन क्षमता वाले सबसे बड़े फ्रोजन सीमन केंद्र का निर्माण किया गया है। ये जो पूर्णिया जिला में फ्रोजन सीमन केंद्र है, ये 50 लाख सीमन साल भर में उत्पादन करता है। राज्य में पशुधन में गाय भैंस के बाद सर्वाधिक 35% हिस्से बकरियों का है। 25 दिसंबर 2018 को बिहार सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के पीपरा कोठी मोतिहारी में स्थित डॉक्टर राजेंद्र कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया। तो कहाँ पर खोला गया पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र? 2018 में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। ओके, यह केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के परियोजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित किया गया। कहाँ पर? पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। 20वीं पशुगणना रिपोर्ट 2019, पशुगणना 2019 जो हुई थी उसके ये आंकड़े दिए हुए हैं। इसको मैं पढ़ देता हूँ। वैसे कम इम्पोर्टेंट के आंकड़े हैं, ये कभी नहीं पूछता है। वैसे एक आंकड़ा पता होना चाहिए हमें, क्या पता कब क्या पूछ ले। कुल पशुधन की संख्या कितनी है? 3,65,00,000, जो कि पिछले पशुधन 2012 की तुलना में 3.29 करोड़ थी उस समय, और 3.65 करोड़ भी हो गई है। 65 लाख हो गई, 3,65,00,000, उस समय 3,29,00,000 थी। ओके, पशुगणना 2012 से 2019 में 10.10% के लगभग वृद्धि हुई है। 10.67% की वृद्धि हुई है। पशुधन में सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? गोवंश की संख्या में हुई है। गायों की संख्या में, गायों के वंश से रिलेटेड जो पशु होते हैं उनमें वृद्धि हुई है। पशुगणना 2012 में गोवंशों की संख्या 1.220 करोड़ थी और 2019 में 1.53 करोड़ हो गई। गोवंशों की यह संख्या पशुगण 2012 से 2019 के मध्य 25.18% की वृद्धि दर्शाती है। तो गोवंशों में लगभग में 25% की वृद्धि हुई है और ओवरऑल कितने 10% की वृद्धि हुई है। पशुगणना 2019 के अनुसार भैंसी की कुल संख्या में 77 लाख है, जो कि पशुगण 2012 में 76 लाख थी। ओके, भैंसों की संख्या में 2012 से 2019 के मध्य 2% की वृद्धि हुई है मात्र। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई? गोवंशों में 25% की वृद्धि हुई। और इनकी संख्या बकरियों की संख्या में भी 1.21 करोड़ थी और 2019 में कितना हो गया? वो 2.8 था, ये 2.1 करोड़ हो गई और 5.49 करोड़ की वृद्धि दर्शाती है। 5.49% की, 5.5% की वृद्धि हुई है इनकी। 2012 में कितना था? 1.21 करोड़ और अभी हो गया 1.28 करोड़। ओके, कुक्कुट पालन वर्ष 2019-20 के में अंडों के उत्पादन में कुल 28.06% की वृद्धि देखी गई है। ये वृद्धि बहुत अधिक होती है। इस अवधि के दौरान अंडों का कुल उत्पादन 272.08 करोड़ हुआ है और मांस उत्पादन वार्षिक दर से बढ़ते हुए 6% का वार्षिक दर वृद्धि है। 15-16 के 3.2 लाख टन से बढ़कर 3.83 लाख टन हो गया है। मांस उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। हर चीज़ में वृद्धि दिख रही है। राज्यों में अंडा और मांस के प्राप्ति हेतु कुक्कुट पालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुर्गी पालन, बतख पालन, ये सब शामिल हैं। बिहार में 4 कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित हैं, ये पता होने चाहिए। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज में स्थापित किए गए हैं।
और मुर्गी कुक्कुट पालन मुख्यतः पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पटना आदि जिलों में होता है, लेकिन महंगी दवा, वित्तीय कमी, उचित प्रशिक्षण की कमी, इन सब के कारण इसके विकास से बाधा पहुंच रही है। इधर विगत कुछ वर्षों में राज्य के अनेक जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुर्गी पालन केंद्र स्थापित हुए हैं। गाँव घर सब में भी ये चीज़ें शुरू हुई हैं। 14-15 में ग्रामीण पिछवाड़ा मुर्गी पालन योजना की शुरुआत के बाद राज्य सरकार ने मुर्गी पालन करने इस व्यवसाय से जोड़ने पर जोर दे रही है। कौन सा योजना? ये योजना ग्रामीण पिछवाड़ा मुर्गी पालन योजना। उद्यमियों को पर्याप्त प्रशिक्षण, ऋण और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। समेकित पोल्ट्री विकास योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य में युवा वर्ग को लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और मुर्गा के मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्रॉयलर मुर्गी फार्म निर्माण पर अनुदान दिए जा रहे हैं कि आपको सहायता, ऋण मिल जाएगा, आप मुर्गी फार्म स्थापित कीजिए। बकरी पालन, राज्य में बकरी के मांस का उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार के लिए पशुधन और मांस संसाधन विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान के माध्यम से जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को प्रति परिवार 3 बकरियां दी जाती हैं। स्वयं सहायता समूह जो होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG जो होती हैं, उनकी महिलाओं को प्रति परिवार 3 बकरियां दी जाती हैं। राज्य पशुधन और मत्स्य विभाग द्वारा 21, 42, 105 पशु इकाई वाले बकरा बकरी फार्म की स्थापना के लिए योजना शुरू किया गया है। अगला है कि 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार बिहार में बकरियों की कुल संख्या 1.28 करोड़ है। बकरी पालन मुख्य रूप से कहाँ पर होती है? इन सब जिलों में होती है, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुरा। ये सब नहीं पूछता है। पूर्वी चंपारण में 6.8% के आधार पर बकरी पालन सर्वोच्च स्थान पर है। सबसे ज़्यादा कहाँ? पूर्वी चंपारण में। ओके। मत्स्य पालन बिहार में 3200 किलोमीटर लंबाई में नदियों का है और 237.3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जल क्षेत्र का विस्तार है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.76% है। जल क्षेत्र, नदियाँ वगैरह मिला के 3200 किलोमीटर लंबी। बिहार सरकार वर्ष 1975 मछलियों के अंडों का उत्पादन तथा मत्स्य पालन की फार्मिंग पद्धति को अपनाकर मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने का कोशिश कर रही है। बिहार मत्स्य पालन की दृष्टि से मन, चौर, जल जमाव, सदा नीरा नदियाँ, नहरें, ये सब हैं। ये सब में मत्स्य पालन होती है। मछली पालन के स्रोत क्षेत्र के रूप में बिहार की गोखुर झीलों का महत्वपूर्ण स्थान है। गोखुर झील समझाया था मैंने। प्रायः मीठे पानी का स्थायी और समृद्ध स्रोत बने इन झीलों की विशालता और गहराई मछली पालन पोषण उत्पादन के लिए वरदान रही है। अगला है बिहार में पाए जाने वाली मछलियों में रेहू, झींगा, ये सब मछलियाँ पाई जाती, टेंगरा, गरे, बोआरी, मांगूर, मोय, नैनी, सिंधी, ये सभी। ओके। मत्स्य पालन में सामान्यतः रेहू खासतौर से पाली जाती है। रेहू मछली राज्य के प्राथमिक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पादन मत्स्य पालन क्षेत्र का 19-20 में 8% हिस्सा था। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कितना परसेंट? 8% हिस्सा था मत्स्य पालन का। 19-20 में कुल मछली उत्पादन 6.41 लाख टन हो गया, जो कि 15-16 में 5.07 लाख टन था, बढ़ गया। 19-20 में मछली उत्पादन के मामले में शीर्ष जिले कौन कौन से जिले हैं? गौर से देखना। मधुबनी है, पूर्वी चंपारण, दरभंगा है, जिसके राज्य के कुल मछली उत्पादन में 30% हिस्सा है। 3 जिलों का, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और दरभंगा, इसका 30% हिस्सा है राज्य के कुल टोटल मछली उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र बिहार के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रामीण उद्यम रहा है, जिसमें आज भी लघु और सीमांत किसानों को आमदनी बढ़ने की संभावना मौजूद है। हाल के वर्षों में बिहार के दूध उत्पादन क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। ओके। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1983 में राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ कॉम्फेड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। कॉम्फेड द्वारा सुधा ब्रांड के नाम से विपणन किए जाने वाले दुग्ध उत्पादों की भारी मांग है, पता ही है ये तो। राज्य में दुग्ध का उत्पादन 11-12 के 65.17 लाख टन से बढ़कर 19-20 में 104.83 लाख टन हो गया। राज्य में दूध का सर्वाधिक उत्पादन गायों से होता है। कौन से? किससे? गायों से, जिसका कुल दूध उत्पादन में लगभग 58% हिस्सा है, जबकि भैंसों का 39%। तो गाय के दूध बिहार में अधिक उत्पादन होता है, भैंसों का 39%, गायों का 58%। राज्य में गायों से हुए कुल दुग्ध उत्पादन में समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना का संयुक्त रूप से 17% हिस्सा है। भैंस भी राज्यों में दूध उत्पादन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 19-20 में भैंस के दूध के मामले में मुख्य उत्पादक जिले थे सुपौल, नालंदा, पटना। ओके। और इस राज्य के कुल दूध उत्पादन में 17% हिस्सा था। किसका?
सुपौल, नालंदा, पटना का 17% हिस्सा था। 2021 के दौरा कॉम्फेड ने 2 संयंत्रों का स्थापना की, नए 2 संयंत्र लगाए उसने। कहाँ? 5 लाख लीटर क्षमता दुग्धशाला एक समस्तीपुर में, और 30 मैट्रिक टन दैनिक क्षमता का एक पशु आहार संयंत्र भोजपुर जिले के बिहिया में स्थापित किया। कॉम्फेड ने, जो सुधा ब्रांड चलाती है बिहार में दूध का, उसने। इसके अलावा कॉम्फेड 2 दुग्ध संयंत्रों का भी निर्माण करेगा। 2 लाख लीटर क्षमता के दुग्धशाला का एक संयंत्र गया में, और 4 लाख लीटर दुग्धशाला एक हाजीपुर में लगाया गया है। ओके। अगला है दुग्ध उत्पादन 19-20 में। उच्च उत्पादक 1000 टन के हिसाब से पटना सबसे पहले, फिर समस्तीपुर, फिर मुजफ्फरपुर, निम्न में शिवहर, शेखपुरा, औरंगाबाद। यहाँ पर दुग्ध उत्पादन सबसे कम है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। पटना सबसे ज़्यादा, समस्तीपुर, फिर मुजफ्फरपुर। बिहार के प्रमुख दुग्ध उत्पादक संघ एवं संबंधित जिले कौन कौन से हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना। कौन कौन से जिले हैं इससे संबंधित? पटना, वैशाली, नालंदा, सारण, शेखपुरा। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी, इसमें बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, पटना का क्षेत्र आता है। मिथिला दूध संघ समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी आता है। तिरहुत दुग्ध संघ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर, सिवान, चंपारण, ये सब आते हैं। शाहबाद दुग्ध संघ आरा, इसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर के संबंधित जिले हैं। विक्रमशिला दुग्ध संघ भागलपुर, इसमें भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई जिले शामिल हैं। अलग अलग संघ हैं ये, जिससे बिहार में दूध का वितरण होता है। ओके। मगध दुग्ध परियोजना गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल में है। कोसी दुग्ध परियोजना पूर्णिया, ये कहाँ पर है? सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। तो इस तरह से हमने कृषि का पूरा चैप्टर पशुपालन के साथ कंप्लीट कर दिया। अब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके। जितने भी क्वेश्चन होंगे, इतने क्वेश्चन हैं, देख लेते, उसको प्रैक्टिस करेंगे। 47 के करीब में क्वेश्चन है, एक एक करके सारा करते जाएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से हैं? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। तो पहला का हो जाएगा सी, चावल है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। तो जीवनदायी, जिसको निर्वाह कृषि भी कहा जाता है, अपने खाने के लिए बस उपजा लेते हैं लोग। ठीक है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का ए, केवल 1, जीवनदायी है। निम्नलिखित में से बिहार में किसे मक्का का घर कहा जाता है? तीसरा का हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय के लगभग 50% भाग पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। चौथा है बिहार की कृषि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न चावल है, ये तो सही है। बिहार में प्रमुख तिलहनी फसल मूंगफली है, नहीं, मूंगफली बिहार में उत्पादन बहुत कम होता है, तो बी हो जाएगा। ओके। बिहार देश का सर्वाधिक लीची उत्पादक राज्य है, ये तो सही है। चौथे का बी असत्य है। और डी था बिहार देश के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में प्रमुख है, तो ये भी सही है। पांचवा क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है? तो पांचवा का क्या हो जाएगा? सी, बेगूसराय। बेगूसराय 2 चीज़ों में आता है, इसका नाम हमने ऊपर पढ़ा है, गेहूं और मक्का में। इसके लगभग 50% भाग पर मक्का का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला है छठा, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो चावल। बिहार में सबसे ज़्यादा चावल बोया जाता है। किसी भी राज्य का जब कोई मुख्य फसल निकालना हो तो देखना कि उस राज्य के थाली में क्या खाते हैं लोग। जहाँ चावल अधिक खाएंगे वहाँ वही चीज़ लोग खाते हैं जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ओके। जैसे पंजाब और हरियाणा के इलाकों में लोग गेहूं की प्रधानता है, चावल बहुत कम लोग खाते हैं वहाँ, तो रोटी खाते हैं वहाँ के लोग। सातवां है कि बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? सातवां का हो जाएगा सी, गन्ना है। चाय असम की है, रबर भी नॉर्थ ईस्ट में होता है, नारियल कोस्टल राज्य के में होते हैं। आठवां, निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है? आठवां का हो जाएगा मड़ुआ। मड़ुआ उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं। मड़ुआ में, जूट में बंगाल पहले स्थान पर आता है, मड़ुआ में हम पहले स्थान पर हैं। इसके अलावा हम किस में पहले स्थान पर हैं? रागी मड़ुआ वही हुआ। और एक आता है उसका मखान। ओके। तो मड़ुआ हो जाएगा 8वां का बी, सब ऊपर पढ़ाया है मैंने। 9वां है कि आलू उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है आलू उत्पादन के लिए? तो बिहार शरीफ। 10वां, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो 10वें का हो जाएगा आरा में है, चावल शोध एवं विकास संस्थान। मखान के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ है बिहार में? तो ये दरभंगा में है, याद रखना इसको, दरभंगा में है ये।
11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय RAU बिहार में कहाँ पर स्थित है। 11 का हो जाएगा पूसा समस्तीपुर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 12वां क्वेश्चन है कि बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन का विपणन करती है। तो सुधा ब्रांड से बिहार में दूध मिलता है कॉम्फेड का। 13 है कि बिहार के वे 3 जिले जो राज्य के कुल चावल उत्पादन का 27% पैदा करते हैं, 27%, 27%। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। ओके। 14वां है कि बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है। गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, चाय, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली। मूंगफली तो हो ही नहीं सकता, मूंगफली ये भी काट दो। तो 14 का कौन सा बच गया, ए। 15 नंबर, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। 15 का हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है। वहाँ पर तरह तरह के फसल उपजाए जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। 16 का हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ओके, ए। बिहार का सबसे कम बहुफसली क्षेत्र वाला कौन सा है जिला। 17 का हो जाएगा बक्सर, डी। सबसे ज़्यादा बहुफसली मुजफ्फरपुर, सबसे कम बक्सर। बिहार में धान एवं गेहूं की खेती राज्य के कुल प्रतिशत क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर होती है। 18 का हो जाएगा 77% पर। सबसे ज़्यादा धान और गेहूं की ही तो खेती होती है। 19वां है कि बिहार में लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, 85%। बिहार की 85% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है प्राथमिक क्षेत्र से। बिहार के किस जिले में तिलहन फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 20वां क्वेश्चन पूछा है। तो इनमें से दरभंगा जिले में सबसे ज़्यादा तीसी का उत्पादन दरभंगा जिले में होता है। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। जूट कहाँ पर उगाया, जहाँ पर पानी की अधिकता होगी उन्हीं इलाकों में होगा। 21 का हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदानों में, पूर्णिया, किशनगंज, इन सब इलाकों में। ये गंगा नदी बह रही है बिहार से, ये गंगा नदी हो गया। ये क्षेत्र जो है ना, यहाँ पर पानी की अधिकता है। सबसे ज़्यादा बारिश भी तो किशनगंज में ही होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते, 22वां। बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है। टाल क्षेत्र में, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी, मसूर। मसूर। दलहन में पहला वो कौन सा आता है जिला बिहार में, पटना। 23वां है कि बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है। मुख्य खाद्यान्न फसल पूछा है। 23 का हो जाएगा चावल, गेहूं, मक्का। यही तो हमारे मुख्य खाद्यान्न फसल हैं। 24वां है कि बिहार के मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन सा है। मुख्य व्यावसायिक फसल, वही नकदी पूछा है फिर से, नकदी फसल। तो गेहूं, कॉफ़ी, रबर। कॉफ़ी नहीं होता, मूंगफली नहीं होता बिहार में, चावल, गेहूं, चाय भी नहीं होता। तो एलिमिनेशन से करेंगे तो सी हो जाएगा, गन्ना, जूट, मिर्च। ओके, एक एक फसल को सब में से काट दिया तो 3 आंसर छट गए, तो सी हो गया इसका 24 का। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तब उन्होंने शुरू किया था। फलों के राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है। फलों के राष्ट्रीय उत्पादन में बी, 5.5% के आसपास। सब्जियों के राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार की कितनी हिस्सेदारी है। तो 27 का आंसर हो जाएगा 13%। 13% सब्जी पूरे देश का बिहार में उपजता है। 28वां क्वेश्चन है कि देश की सब्जी उत्पादक राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है। 28 का हो जाएगा बी, तीसरा स्थान है बिहार का सब्जी उत्पादन में। बिहार में तीसरा कृषि रोड मैप का वर्ष क्या था। तीसरा कृषि रोड मैप का, तो 17 से 22। 29 का 17 से 22 हो जाएगा। तीनों कृषि रोड मैप हमने पढ़ा है ऊपर। 30वां है कि बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो 30 का क्या हो जाएगा, सी, मुजफ्फरपुर में, शाही लीची। अमरूद उत्पादन में राज्य के जिलों में नालंदा का स्थान कौन सा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पहला है। नालंदा में राज्य का सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन होता है। 32वां है, देश के राज्यों में बिहार का सर्वाधिक आम उत्पादन में स्थान कौन सा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, चौथा, 4th पोजीशन है बिहार का आम के उत्पादन में देश में। 33 नंबर है कि बिहार में वर्ष 2019 के पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन की संख्या कितनी थी। तो 3.65 करोड़, 3,65,00,000। और उससे पहले कितनी थी, 3,28,00,000 के आसपास। 3,65,00,000 पशु हैं वो बिहार में।
हर 20 पर एक पशु है, 20 आदमी पर एक पशु है। देश का एवरेज कितना है? 10 पर एक है शायद, देख लेना, ऊपर पढ़ाया मैंने फैक्ट्स में। 34वां है कि बिहार के कुल पशुधन संख्या की कितनी प्रतिशत दुधारू पशु है? तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। बिहार में अधिकांश पशु दुधारू हैं, 63.18% दुधारू पशु हैं। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार गाय पालते हैं? तो 35 का हो जाएगा बी। 35% परिवार बिहार में गाय पालते हैं। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? 36 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। ऑर्गेनिक कृषि गंगा नदी के किनारे बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या होगा? गंगा नदी में पॉल्यूशन भी कम होगा, जो उसमें उर्वरक जाते थे, केमिकल्स मिल जाते थे, वो कम हो जाएंगे, तो ये गंगा नदी के लिए भी अच्छा होगा। ऑर्गेनिक कॉरिडोर में 13 जिलों को शामिल किया गया है। 13 जिलों के नाम ऊपर मैंने पढ़ाए हैं। गंगा किनारे वाले 13 जिले हैं लगभग में। 12 तो गंगा किनारे स्थित हैं बिहार के जिले, एक और एक्स्ट्रा है, उसमें जाकर देखना मिल जाएगा। 37वां, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी? जो बिहार में बहुत बड़ा दूध का ब्रांड है, सुधा ब्रांड, उसकी स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी? तो रामचंद्र सिन्हा जी थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। कॉम्फेड जो होता है ना, उसी के तहत है सुधा ब्रांड का दूध। बिहार में लीची उत्पादन है। बिहार में लीची उत्पादन क्या है? भारत का उत्पादन 60%, 50%, 40%, 80%। तो 38 का हो जाएगा। भारत के उत्पादन का 40% अकेले बिहार में उत्पादित होता है, बाकी 60% में पूरा देश। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिहार के किस स्थान पर हिमित वीर्य केंद्र स्थापना की गई है? मतलब कोल्ड स्टोरेज में स्पर्म को स्टोर करने की स्थापना की गई है। तो 39 का क्या हो जाएगा? ए। पूर्णिया में किया गया स्थापना। ओके। एक 40 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से GI टैग प्राप्त बिहार के उत्पाद कौन कौन से हैं? जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, कतरनी चावल। तो 40 का आंसर हो जाएगा शाही है। जर्दालू आम, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान, ये सब कुछ है। 41 में कौन सा जिला राज्य का 58.3% गन्ना अकेले उत्पादित करता है? देश का 58% गन्ना एक ही जिले में उत्पादित हो जाता है। 41 का हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण। गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है बिहार में? इससे पहले हमने देखा उत्तर पश्चिमी भागों में, इनमें चंपारण ब्रदर्स हो गया और भी जो हैं जिले, उनमें होता है। आगे बढ़ते हैं। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के तहत कितने जिले शासित हैं? तो 42 का हो जाएगा सी, 13 जिले शासित हैं ऑर्गेनिक कॉरिडोर। ओके। बिहार में चीनी मिलों का संकेंद्रण बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक है? तो जहाँ गन्ना होगा वहीं तो होगा ना सबसे ज़्यादा, तो उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में। जहाँ गन्ना अधिक वहाँ चीनी मिल अधिक, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक उनमें से अधिकांश बंद पड़े हुए हैं। 44वां क्वेश्चन क्या है? बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया किस जिला में स्थित है? केडिया नामक एक ऑर्गेनिक विलेज स्थापित किया गया है बिहार में, तो ये जमुई जिला में है। जमुई जिला का और क्या फेमस है? नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, पढ़ाया दिया है मैंने, बिहार के वन प्रदेश में। 45 में बिहार के कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? कौन सा कृषि जलवायु व्यावसायिक फसल के लिए जाना जाता है जलवायु क्षेत्र? तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र, उत्तर पूर्वी, जहाँ पर जूट वगैरह का उत्पादन होता है। 46 में है कि बिहार में केंद्र सरकार द्वारा केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा गोरौल वैशाली में, वैशाली में स्थापित किया गया है। बस इतना याद रखना, गोरौल वैशाली में। कई बार वैशाली का नाम नहीं देके इस जगह का नाम दे देगा। 47 है कि बिहार के किस जिले में मत्स्य पालन कॉलेज की स्थापना की गई है? मत्स्य पालन के कॉलेज, तो 47 का हो जाएगा बी, किशनगंज में। तो इस तरह से हमने ये वीडियो कंप्लीट कर लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।